बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक बहुत ही वर्दी सब्सक्राइबर हैं जिनकी तरफ से हमें रिपीटेडली एक ही रिक्वेस्ट आ रही है कि हम नॉलेज शेयर करें रिगार्डिंग रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन। ऑल्दो ये टॉपिक हमारी पाइपलाइन में था, बट अपॉन हिज रिक्वेस्ट हम इसको प्रेफरेबली आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन, आई थिंक ये दो बहुत ही स्मॉल टर्मिनोलॉजीज हैं जो शायद इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर नहीं करती। अगर हम इसको नाम देते हैं सेपरेशन फ्रॉम सर्विस का, तो शायद ये एक ज्यादा अप्रोप्रिएट नेम है जो इसके तमाम तरह एस्पेक्ट्स को अपने अंदर कवर कर लेगा। सेपरेशन फ्रॉम सर्विस की जब बात होती है तो सेपरेशन फ्रॉम सर्विस ड्यू टू रेजिग्नेशन भी हो सकती है जो बेसिकली वर्कर साइड से होता है, या सेपरेशन फ्रॉम सर्विस जो है वो ड्यू टू टर्मिनेशन भी हो सकती है जो बेसिकली एम्प्लॉयर साइड से होती है। अब जब टर्मिनेशन की बात होती है तो वो सिंपल टर्मिनेशन भी हो सकती है, टर्मिनेशन ड्यू टू मिसकंडक्ट भी हो सकती है। जब मिसकंडक्ट की बात आएगी तो मिसकंडक्ट ड्यू टू हरासमेंट भी हो सकती है। हरासमेंट की अगर बात आती है तो हरासमेंट का एक सेपरेट लॉ एग्जिस्ट करता है, लिहाजा अगर मिसकंडक्ट ड्यू टू हरासमेंट हम देखेंगे तो उस लॉ की जो डिटेल्स है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि हरासमेंट ड्यू टू मिसकंडक्ट ड्यू टू हरासमेंट जो है उसका क्या प्रोसीजर होता है वो हम कंप्लीटली उस लॉ के थ्रू देख सके। सेपरेशन फ्रॉम सर्विस जो है वो ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है, यानी एक इदारा जो लंबे अरसे तक प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली वो इदारा क्लोजिंग की तरफ ही जाएगा, लिहाजा उसमें काम करने वाले जितने भी वर्कर्स होंगे वो भी सर्विस से सेपरेट हो रहे होंगे। फर्दर सेपरेशन फ्रॉम सर्विस जो है वो स्टॉपेज ऑफ वर्क की वजह से भी हो सकती है, यानी इदारा तो चल रहा है लेकिन उस इदारे का कोई स्पेसिफिक यूनिट क्लोज हो गया है या उस यूनिट में कोई काम क्लोज हो गया है, लिहाजा उस यूनिट में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी सर्विस से सेपरेट हो रहे हैं। अब एक वर्कर अगर इंतकाल कर जाता है तो वो वर्कर भी सर्विस से सेपरेट हो रहा है। एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, उसका जब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा होता है तो वो भी सर्विस से सेपरेट हो रहा है। अगर हम बात करते हैं अप्रेंटिस की, तो जब अप्रेंटिसशिप टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो वो अप्रेंटिस भी सर्विस से सेपरेट हो रहा होता है। मजीद अगर एक सीजनल फैक्ट्री है तो जब उस फैक्ट्री का सीजन क्लोज होता है तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी सर्विस से सेपरेट ही हो रहे होते हैं। लिहाजा ये एक बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है, इसको हम एक वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रहेंगे विद द टॉपिक रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन की जो प्रोविजन है वो बेसिकली हमें मिलती है स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर। अब इस टाइम पाकिस्तान में, ओवरऑल पाकिस्तान में स्टैंडिंग ऑर्डर के 3 कवानीन एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर 1, द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 जो कि पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में अप्लाई होता है, और इवन आफ्टर 18th अमेंडमेंट स्टिल यही कानून आफ्टर फ्यू अमेंडमेंट्स स्टिल इन तमाम तर एरियाज में एप्लीकेबल है। लेकिन सिंध ने और खैबर पख्तूनख्वा ने अपने इस कानून को अमेंड कर लिया है। अभी सिंध में द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 अप्लाई होता है, और खैबर पख्तूनख्वा में द खैबर पख्तूनख्वा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2013 अप्लाई होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जितने भी पाकिस्तान के लेबर कवानीन है, लेबर कवानीन के स्कोप में आती है लेबर क्लास यानी वर्कर क्लास। अब वर्कर क्लास की क्या क्लासिफिकेशन है ये भी हमें लेबर कवानीन से ही पता चलता है, ये भी मैं आगे चल के आपके साथ एक टेबल की फॉर्म में शेयर करूंगी। इसके अलावा इदारे में काम करने वाले जो मैनेजमेंट कैडर के एम्प्लॉयज होते हैं वो लेबर कवानीन के स्कोप में नहीं आते। मैनेजमेंट कैडर एम्प्लॉयज की जितने भी ऑपरेशंस हैं वो गवर्न होते हैं थ्रू कंपनी पॉलिसी। लेबर लॉज जो है वो सिर्फ कवर करते हैं वर्कर क्लास को। मजीद पाकिस्तान के लेबर कवानीन के मुताबिक वर्कर्स की क्या क्लासिफिकेशंस हैं ये हमें किस स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू पता चलती हैं, और मजीद रेजिग्नेशन का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो क्या कहता है, इस चीज को मैं आपके साथ टेबल की फॉर्म में शेयर कर लेती हूँ। देखिए स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 ही कुछ फ्यू अमेंडमेंट्स के बाद स्टिल एप्लीकेबल है। इसके स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 1A में हमें वर्कमैन की प्रोविजन मिलती है। फर्दर खैबर पख्तूनख्वा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2013 की भी स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 1A में हमें वर्कर की प्रोविजन मिलती है, और सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 के भी स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 1A में ही हमें वर्कर की प्रोविजन मिलती है। इन तीनों कवानीन के मुताबिक जो वर्कर या वर्कमैन की क्लासिफिकेशंस हैं वो 6 किस्म की हैं।
जिसमें परमानेंट वर्कर आ जाता है, प्रोबेशनर आ जाता है, बदली वर्कर, टेम्पररी, अप्रेंटिस और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर आ जाते हैं। फर्दर हम जब मूव करते हैं इसके स्टैंडिंग ऑर्डर, जिसमें हमें बेसिकली सेपरेशन फ्रॉम सर्विस या रेजिग्नेशन की प्रोविजन हमें मिलती है। स्टैंडिंग ऑर्डर का जो नाम है वो बेसिकली टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तीनों लॉज में। इसमें हमें इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 के स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 12(1) और 12(2) में बेसिकली रेजिग्नेशन की स्पेसिफिक प्रोविजन मिलती है, जो ये कहती है कि परमानेंट वर्कर के लिए ये जरूरी है कि उसको आइदर एम्प्लॉयर निकाल रहा है या वो खुद रिजाइन कर रहा है, इन दोनों सूरतों में उसको 1 मंथ नोटिस पीरियड को सर्व करना है। लेकिन जो टेम्पररी, प्रोबेशनर और बदली वर्कर है उनके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हमें स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 12(2) बताता है कि इन तीन टाइप्स के जो वर्कर्स हैं इनके लिए किसी नोटिस पीरियड को सर्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, यहीं पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए यहाँ पे ये चीज कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एम्प्लॉयर्स का जो दिल में आए वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के साथ करते रहें, बल्कि जब लॉ किसी चीज को डिफाइन नहीं करता, जहाँ पे लॉ अगर किसी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन के लिए साइलेंट रहता है, तो उसकी फिर कोई भी चीज जो है वो डिसाइड की जाती है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप उसको इस तरह से कर दें कि अगर वर्कर को निकाला जाएगा तो 1 डे पे निकाल दिया जाएगा नोटिस पे, और अगर एम्प्लॉयर वर्कर ने रिजाइन करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर ने, तो उसे कोई लंबा चौड़ा नोटिस पीरियड सर्व करना है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जब उसका एग्रीमेंट या उसका कॉन्ट्रैक्ट जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप दोनों साइड से इक्वेलिटी डील करते हैं। तो इसी बेसिकली इक्वेलिटी बेसिस पे आपने जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर का अपॉइंटमेंट लेटर है या कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इस चीज को पहले से ही डिफाइन कर देना है कि अगर रेजिग्नेशन दिया जाएगा या टर्मिनेशन की जाएगी तो वो किन बेसिस पे होगी, और वो डेफिनेटली मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि इक्वालिटी बेसिस पे ही होनी चाहिए। फर्दर खैबर पख्तूनख्वा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2013 के मुताबिक भी अगर परमानेंट वर्कर है, आइदर उसको निकाला जा रहा है यानी टर्मिनेशन की जा रही है या वर्कर रिजाइन कर रहा है, तो उसे 1 मंथ नोटिस सर्व करना है। और टेम्पररी, प्रोबेशनल, बदली और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए कोई नोटिस पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो रिजाइन करना चाहता है तो वो बिल्कुल वही उसकी कट ऑफ डेट कंसीडर कर ली जाएगी जिसपे वो रिजाइन करेगा। फर्दर द सेम टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 के मुताबिक जो स्टैंडिंग ऑर्डर 16(1) एंड 16(2) है वो हमें रेजिग्नेशन के बारे में बताता है। उसके मुताबिक भी परमानेंट वर्कर के लिए 1 मंथ नोटिस की रिक्वायरमेंट है, और टेम्पररी, प्रोबेशनर, बदली और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो है उसके लिए जो कोई नोटिस पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जिस डेट पे रिजाइन करेगा वही डेट उसकी कट ऑफ डेट कंसीडर कर ली जाएगी। फर्दर मैं आपको इतना बता दूं कि इस लॉ में कहीं पे भी अप्रेंटिस के बारे में ये चीज मेंशन नहीं हुई हुई, बिकॉज अप्रेंटिस का एक सेपरेट लॉ एग्जिस्ट करता है। तो अप्रेंटिस का लॉ भी बेसिकली यही कहता है कि जो अप्रेंटिस है वो बिल्कुल उसके लिए कोई ऐसा नोटिस पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर उसे निकालेगा तो वो विदाउट एनी रीजन उसे नहीं निकाल सकता। डेफिनेटली टर्मिनेशन ड्यू टू सम रीजन होती है, और उसकी फर्दर भी उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि किस वजह से, जो मैंने आपको बताई हैं स्टार्ट में सेपरेशन की टाइप, तो उसको भी जस्टिफाई एम्प्लॉयर को करना पड़ता है। और एक चीज मैं मजीद क्लियर कर दूं कि अप्रेंटिस को अगर आपने निकालना है तो वो कभी भी एम्प्लॉयर अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। ये डिसीजन हमेशा म्यूचुअल होता है एम्प्लॉयर का और अप्रेंटिस की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जो बेसिकली अप्रेंटिसशिप डायरेक्टोरेट होता है, इन दोनों का म्यूचुअल डिसीजन होता है। देन एम्प्लॉयर भी अप्रेंटिस को उसकी जो अप्रेंटिसशिप है उससे कट ऑफ कर सकता है। अब आखिर में हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप लोगों ने अक्सर एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी फोर्स्ड रेजिग्नेशन के नाम से। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि लॉ में फोर्स्ड रेजिग्नेशन की कोई प्रोविजन नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने वर्कर से फोर्सफुली रिजाइन लेता है विदाउट एनी रीजन, तो ये बेसिकली टर्मिनेशन का ही सिनेरियो है। और ऐसे में जो वर्कर है वो इस सिलसिले में अपनी जो कंप्लेंट है वो लेबर डिपार्टमेंट को या लेबर कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। और अगर वो वर्कर इस चीज को प्रूव करने में कामयाब हो जाता है कि एम्प्लॉयर ने विदाउट एनी रीजन उस वर्कर से फोर्सफुली रिजाइन लिया है,
तो ये जो अथॉरिटीज हैं ये वर्कर को उसकी जॉब पे रीइंस्टेट भी कर सकती है। मजीद इसमें एक पॉइंट ये आ जाता है कि वर्कर जब रिजाइन कर देता है तो उसका जो नोटिस पीरियड, जहां तक मीन पूरा नोटिस पीरियड जो वो इदारे को सर्व करेगा, नोटिस पीरियड का जो लास्ट डे होगा तब तक वर्कर की लेंथ ऑफ सर्विस कंसीडर होती है। ऐसे में वो तमाम तर बेनिफिट जो कि लेंथ ऑफ सर्विस के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर का ईओपीआई कंट्रीब्यूशन है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, डब्ल्यूपीपीएफ है, बोनस, ग्रेजुटी वगैरह अगर किसी इदारे में दी जाती है, तो इन तमाम तर बेनिफिट्स के लिए जो लेंथ ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट है वो वर्कर के लास्ट डे जिस पे उसने इदारे को सर्व किया होगा, जो उसके नोटिस पीरियड का लास्ट डे होगा, तब तक उसकी लेंथ ऑफ सर्विस कंसीडर की जाएगी। सिमिलरली ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इदारा उसके लास्ट सर्व डे तक पे करने का पाबंद है। एक और मजीद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि बेसिकली अप्रेंटिस का सिनेरियो है। अब जो अप्रेंटिस होता है वो बेसिकली इदारे का ट्रेनी होता है और उसकी ट्रेनिंग के ऊपर इदारे ने बहुत ज्यादा कॉस्ट बेसिकली इनकर की हुई होती है। तो ऐसे में अगर वो अप्रेंटिस विदाउट एनी रीजन अपनी अप्रेंटिसशिप से रिजाइन करता है तो उसकी ट्रेनिंग पे जितनी भी कॉस्ट इदारे ने अदा की हुई होती है वो तमाम तर अखराजात वो अप्रेंटिस इदारे को वापस करने का बाय लॉ पाबंद है। एक इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अक्सर इदारों में ऐसा होता है कि वर्कर्स को कुछ ट्रेनिंग्स के लिए आइदर वो लोकल ट्रेनिंग हो या इंटरनेशनल ट्रेनिंग हो तो इदारे अपने वर्कर्स को उसमें रेफर करते हैं, जो बेसिकली इदारे इदारे की कुछ इन्वेस्टमेंट होती है उस ट्रेनिंग के ऊपर, लाइक इदारे पे करके और अपने वर्कर्स को वो ट्रेनिंग्स करवाते हैं। ऐसे में अगर इदारा वर्कर से ट्रेनिंग से पहले कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इदारा ये कहता है कि इस ट्रेनिंग के बाद ये वर्कर जो है वो इदारे को कम से कम 2 साल या 3 साल सर्व करेगा, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये बाय कोर्ट ऑफ लॉ बिल्कुल ठीक है, इदारा ऐसा बिल्कुल कर सकता है। और इदारा ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि बेसिकली जब इदारा अपने वर्कर्स को कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व करके कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं तो उसका मकसद भी यही होता है कि उस ट्रेनिंग के बाद जो भी वर्कर जो भी स्पेशलिटी लेता है, जो भी उसकी बेसिकली काबिलियत में इजाफा होता है, तो उसके बाद वो अपनी काबिलियत से उसी इदारे को ही बेनिफिट दे। तो अगर कोई इदारा कोई एम्प्लॉयर ऐसा कर रहा है तो ये बाय कोर्ट ऑफ लॉ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई लॉ की तरफ से इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मजीद एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करती चलूं, जब वर्कर अपने इदारे से अपनी जॉब से रिजाइन करता है तो वो रेजिग्नेशन रिजेक्ट भी हो सकता है और वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो सकता है, लेकिन ये सिनेरियो इतना सिंपल नहीं होता। बेसिकली जब एक वर्कर अपने इदारे से रिजाइन कर रहा है तो इट्स मीन कि उसको उस इदारे में अगर कोई प्रॉब्लम है या उसको उस इदारे से बेहतर बेनिफिट्स किसी और इदारे में मिल रहे हैं, सो वो अपनी जॉब को स्विच करना चाह रहा है। ऐसे में एम्प्लॉयर अगर चाहता है कि वो अपने वर्कर को, वो वाला जो उसका वर्कर है वो उसके पास स्टे करे, तो एम्प्लॉयर को बेसिकली वर्कर की उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। लेट से अगर वर्कर को कोई सैलरी इशू है, लाइक उसको दूसरे इदारे में इससे ज्यादा वेज मिल रही है, इससे ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो ऐसे में एम्प्लॉयर को ये चाहिए कि उसका जो सैलरी इशू है इसको सॉल्व करे, देन वो वर्कर को अपने साथ स्टे करवा सकता है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि वो वर्कर के इश्यूज को एड्रेस भी ना करे और वर्कर को फोर्सफुली अपने साथ स्टे भी करवाए, तो कोई लॉ एम्प्लॉयर को इस चीज की इजाजत नहीं देता। एम्प्लॉयर फोर्सफुली अपने वर्कर को अपने साथ स्टे नहीं करवा सकता। यस, ये चीज म्यूचुअली डिसाइड की जा सकती है, मींस वर्कर की और एम्प्लॉयर के म्यूचुअल कंसेंट पे चीज डिसाइड हो सकती है। एक इसमें अक्सर सिनेरियो देखने में आता है कि एम्प्लॉयर ये चाहते हैं कि उनके वर्कर्स उनके साथ स्टे करें। अब वर्कर तो स्टे नहीं कर पाते क्योंकि एम्प्लॉयर उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को एड्रेस ही नहीं कर रहे होते। तो ऐसे में एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि वर्कर्स की जो वेजेस हैं या वो बेसिकली उनकी जो फाइनल ड्यूज वगैरह होते हैं, जब वो इदारा छोड़ के जा रहा है, लेट्स से उसकी कोई लीव बैलेंस में उसकी लीव मौजूद है जिसकी अदायगी अगर एम्प्लॉयर ने वर्कर को करनी है, या उसका कोई बोनस काबिल अदायगी है वगैरह, इसकी सबकी कोई भी चीजें हो सकती हैं, तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि उनके जो ये फाइनल ड्यूज है इनको होल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई लॉ एम्प्लॉयर को इस चीज की इजाजत नहीं देता। लॉ ये कहता है कि जब एक वर्कर अपनी जॉब से सेपरेट हो रहा है तो उसके जो भी फाइनल ड्यूज हैं
उसकी सेपरेशन के अगले 24 घंटे के अंदर अंदर एम्प्लॉयर उन तमाम तर ड्यूज को क्लियर कर दे, ये लॉ हमें बताता है। अब अगर एम्प्लॉयर फोर्सफुली वर्कर के जो ड्यूज हैं उसको अपने पास आप होल्ड कर लेते हैं, तो ऐसे में वर्कर्स के पास बेसिकली लेबर कोर्ट का और वेज कमिश्नर का प्लेटफॉर्म है। वर्कर वहां पे अपनी इस कंप्लेन को एड्रेस करवा सकते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर वर्कर इस चीज को प्रूव कर देता है कि आपने फोर्सफुली उसके एम्प्लॉयर ने उसके ड्यूज को होल्ड किया हुआ है, तो ऐसे में एम्प्लॉयर को वो ड्यूज तो अदा करने ही पड़ेंगे, बल्कि उसके साथ साथ 10 टाइम जो पेनल्टी अमाउंट है वो भी एम्प्लॉयर अदा करने का पाबंद है बाय लॉ। मजीद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि जब वर्कर अपनी सर्विस से रिजाइन कर देता है ड्यूरिंग नोटिस पीरियड, अगर वर्कर के लीव बैलेंस में कोई लीव्स बकाया है जो कि वर्कर ड्यूरिंग नोटिस पीरियड अवेल करना चाहता है, तो इस चीज में कोई मज़ाइका नहीं है। लॉ वर्कर को इस चीज की इजाजत देता है, वो अपने लीव बैलेंस को ड्यूरिंग नोटिस पीरियड अवेल कर सकता है। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि अगर वर्कर अपनी जॉब से रिजाइन करता है और वर्कर ये चाहता है कि वो नोटिस पीरियड सर्व ना करे, बल्कि जब उसने रिजाइन किया है वही उसका कट ऑफ डेट कंसीडर कर लिया जाए, तो ऐसे में इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड वर्कर को अपने एम्प्लॉयर को जो 1 मंथ उसकी वेज बनती है उसकी अदायगी करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर वर्कर रिजाइन करता है और एम्प्लॉयर ये चाहता है कि वर्कर नोटिस पीरियड सर्व ना करे, बल्कि जो डेट पे उसने रिजाइन किया है वही उसका कट ऑफ डेट कंसीडर कर ले, तो फिर एम्प्लॉयर को वर्कर को उसकी 1 मंथ वेज की अदायगी करनी पड़ेगी, जो भी उसकी वेज बनती है। मजीद इसमें यह है कि वर्कर जब रिजाइन करता है और एम्प्लॉयर ये चाहे कि वर्कर नोटिस पीरियड सर्व ना करे और एम्प्लॉयर वर्कर को इस चीज की कोई अदायगी भी ना करे, तो यहाँ पे मैं चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये अगेन टर्मिनेशन का सिनेरियो में शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसे में वर्कर के पास जो लेबर डिपार्टमेंट और लेबर कोर्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे वर्कर कंप्लेन करके अपने आप को जॉब पे रीइंस्टेट भी करवा सकता है। आप ये चीज अपने माइंड में रखिए कि रेजिग्नेशन और नोटिस पीरियड से रिलेटेड जो भी ये सारा सिनेरियो है, इसमें कोई भी पार्टी वन साइडेड डिसीजन नहीं ले सकती। अगर वर्कर रिजाइन करेगा, वो नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना चाहता, तो वो एम्प्लॉयर को अदायगी करेगा। अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि वर्कर 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व ना करे, तो एम्प्लॉयर वर्कर को इस चीज की अदायगी करेगा। बोथ साइड्स जो है वो सिंगल डिसीजन नहीं ले सकती, लाइक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकती। यस, अगर बोथ ये चीज म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि अगर एम्प्लॉयर चाहता है जी कि वर्कर ने रिजाइन कर दिया है, उसका वही कट ऑफ डेट कंसीडर हो जाए, या वर्कर अपनी जो लीव्स हैं वो ड्यूरिंग नोटिस पीरियड सर्व कर ले, अगर एम्प्लॉयर ऐसा चाहता है, तो एम्प्लॉयर ये चीज इंडिविजुअल डिसाइड नहीं कर सकता। यस, अगर वो वर्कर को इस चीज पे म्यूचुअली एग्री कर लेता है, तो देन इस चीज में कोई मुजाहिदा नहीं है। आखिर में एक बात जो मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, मैं इसको रिपीट करती चलूं कि जैसे कि मैंने बताया कि जो लेबर लॉज है उसके स्कोप में आ जाती है वर्कर क्लास, और जो मैनेजमेंट कैडर एम्प्लॉयज हैं उनके तमाम तर जो भी चीजें हैं वो कंपनी पॉलिसीज के थ्रू गवर्न होती है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करती चलूं हमारे जो भी प्रोफेशनल्स मुझे इस टाइम देख रहे हैं, आप ये चीज माइंड में रखिए कि जब पॉलिसी मेकिंग की जाती है वो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग की जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप पॉलिसी मेकिंग करें जी कि अगर एम्प्लॉय रिजाइन करेगा तो वो 6 मंथ का नोटिस देगा, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकालेगा तो उसके लिए नोटिस पीरियड की कोई नोटिस देने की कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पॉलिसी मेकिंग जब भी होती है वो हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे होती है, हमेशा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग होती है, और हमेशा बोथ साइड्स पे इक्वलिटी डील की जाती है। तो ये हमारी आज का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारी वीडियो थी, हमारा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका एक एस्पेक्ट हम कवर कर चुके हैं। बाकी जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसके तमाम तर जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम आपके साथ पार्ट्स की सूरत में शेयर करेंगे। आज की वीडियो में आई होप कि मैं इसके तमाम तर जो भी पॉइंट्स थे उसको कवर कर चुकी हूँ, लेकिन स्टिल अगर मैं कुछ मिस कर गई हूँ या आप इसके बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं, या आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, इससे रिलेटेड या किसी भी और लेबर या एम्प्लॉयमेंट लॉ से रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें।